Hello friends, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 9, chapter number 1, History, French Revolution part 2. अगर आपको इससे पहले का मेरा वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाके ये चैप्टर का पार्ट 1 मेरा देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दिया करूँगी। ओके क्लास, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। देखिए मैंने आपको बताया था कि लुई 16 जो थे मोनार्चिकल, वहाँ पर पॉलिसी थी। मोनार्च का मतलब होता है जहाँ राजा का शासन होता है। तो प्रजा उनसे बहुत दुखी थी, वो कहते थे वो क्रूर राजा हैं, लोगों की भलाई के बारे में वो ज़्यादा नहीं ध्यान देते थे। पहली बात तो वो अपने महल से बाहर ही नहीं निकलते थे, एक बैड एडवाइज़र की तरह उनकी वाइफ उनका साथ देती थी। वो करना तो बहुत कुछ चाहते थे अपने फ्रांस के लिए, लेकिन वो अपने महलों में ही इतना उलझे रहते थे, वो उनके पास जनता से मिलने का, डायरेक्ट बात करने का उनके पास टाइम ही नहीं होता था। तो अब देखिए इस चैप्टर में मैं आगे क्या बताऊंगी आपको। ऑन 5 मई 1789 Louis XVI called together an assembly of States General to pass proposal for new tax। अब ये जो लुई 16 है, इन्होंने 5 मई 1789, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ऑन 5 मई 1780, एक मिनट, yes, on 5th May 1789 Louis 16 called together an assembly। लुई 16 ने 5 मई 1789 को एक असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की। अब आप ये कह सकते हैं कि लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लुई 16 का जो खजाना था, जो उसके पास ट्रेजरी थी, वो खाली हो गई थी। अब वो चाहते थे कि वो थर्ड एस्टेट्स के लोगों पर टैक्स लगाएं, नए टैक्स लगाएं, थर्ड एस्टेट के लोगों पर, नॉट फर्स्ट एस्टेट, नो सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के लोगों पर टैक्स लगाएं। वो खुद ये टैक्स नहीं लगा सकते थे। मोनार्ची सिस्टम में एक सिस्टम होता है कि राजा खुद टैक्स नहीं लगा सकता जनता के ऊपर, तो एक संस्था बनाई जाती है जिस संस्था का नाम है स्टेट जनरल। वो ये काम करती है और वो टैक्स लगाएगी और सब लोग उस पॉलिसी को मानेंगे। डायरेक्ट राजा टैक्स नहीं लगाते जनता पर, एक असेंबली होती है, वहां पर स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, वो टैक्स की पॉलिसी लाते हैं और लोगों को मानना पड़ता है। ऐसा होता है स्टेट जनरल की असेंबली में। अब लुई 16 के कारण ये प्रपोजल स्टेट जनरल के पास भेजा गया। 175 सालों के बाद, 175 ईयर्स के बाद सबसे पहले स्टेट जनरल की मीटिंग जो हुई थी फ्रांस में, वो हुई थी 1614 में, 1614 में हुई थी। और अब 175 सालों के बाद लुई 16 स्टेट जनरल को एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे को ये प्रपोजल पास करना है कि हमारे देश में, फ्रांस में थर्ड एस्टेट में नया टैक्स लगे, क्योंकि मेरे पास खजाना में पैसा नहीं है। तो स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो आपको ये पिक्चर भी नजर आ रही होगी, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि देखिए ये एक वर्सलाई का कोर्ट है, वर्सलाई है, यहाँ पर इनकी मीटिंग होती है स्टेट जनरल की। फ्रंट की साइड एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, फर्स्ट स्टेट के लोग बैठते हैं और सेकंड साइड सेकंड स्टेट के। और आपने जो पीछे खड़े हुए लोगों को देख रहे हो ना, इससे आपको पता चल जाएगा कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है।
थर्ड स्टेट के लोगों के साथ। वो बैठते नहीं है, वो खड़े होते हैं। और आपको मैं बता दूं, फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं यहाँ पर, सेकंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं यहाँ पर, लेकिन थर्ड स्टेट के यहाँ पर 600 मेंबर आते हैं। और वो सारे बैठे नहीं हैं, वो सारे खड़े हैं। ये आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था एट दैट टाइम ऑफ 1789, जिनमें आपको जब की बात बता रही हूँ। ऐसे ही नहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई करी, राजा को मोनार्चिकल से हटाकर उन्होंने अपने देश को रिपब्लिक किया, डेमोक्रेटिक किया। क्या कारण था कि क्रूर राजा को उन्होंने अपने नीचे झुकाया? क्यों उनकी बातों को नहीं माना? क्या ऐसा उनके साथ होता था वहां पर थर्ड स्टेट के लोगों के साथ कि उन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन लाना पड़ा अपने देश में? आई बात समझ में? अब देखिए इनका वोटिंग कैसे होता था। अब आपको ये समझ में आ गया कि लुई 16 खुद टैक्स नहीं लगा सकते थे डायरेक्ट जनता पर, तो उन्होंने एक स्टेट जनरल होते हैं, वहां मीटिंग होती है, वहां लॉ पास होता है, फिर वो नए टैक्स लगाते हैं। तो पहले स्टेट के भी 300 मेंबर होने चाहिए, सेकंड स्टेट के भी 300 मेंबर होने चाहिए, थर्ड स्टेट के 600 मेंबर होते हैं, लेकिन वो सब आपको नजर आ रहे होंगे कि वो खड़े हैं, वो बैठे नहीं है। दैट शो दैट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एट द टाइम इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर हुआ? अब हम आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे क्या हुआ स्टोरी में। वोटिंग सिस्टम ऑफ द स्टेट जनरल। अब कैसे स्टेट जनरल का वोटिंग होता है? हर स्टेट, मतलब मान लीजिए फर्स्ट स्टेट में कौन होते हैं? क्लर्जी, चर्च के जो मेंबर होते हैं, वो अपना 300 मिलकर एक वोट देते हैं। 300 लोग मिलकर अपना एक वोट देते हैं। ऐसी सेकंड स्टेट में होते हैं नोबल्स, वो अपना मिलकर एक वोट देते हैं। तो टोटल फर्स्ट और सेकंड स्टेट के कितने वोट हो गए? टोटल इज 2। फर्स्ट स्टेट इज 1, सेकंड स्टेट इज 2। तो दोनों का मिला के 1 + 1 कितने हो गए? 2 हो गए। तो यही लिखा है, ईच स्टेट हैज 1 वोट। लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम। लुई 16 ये चाहते थे अभी भी इस स्टेट जनरल में ऐसा ही हो, लेकिन आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? थर्ड स्टेट के लोगों ने इस बारी ऐसा वोटिंग देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे 600 मेंबर हैं, हम एक वोट नहीं देंगे, आप इंडिविजुअली हर इंसान का वोट लो। क्या कहा थर्ड स्टेट के लोगों ने? कि हम आपकी ये पॉलिसी को नहीं मानेंगे। आखिरकार आप ही लोग जीतोगे ना। फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट, 2 वोट तो आपके फेवर में चले गए। हमारे पास तो अभी भी एक ही वोट रहा। 600 रिप्रेजेंटेटिव तो है हमारे, लेकिन एक ही वोट तो जाएगा हमारा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ये पॉलिसी नहीं माननी। वो लोग वही की वही उस राजा के प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट किया और वहां से उठकर वो चले गए सारे 600 मेंबर। उन्होंने कहा हमें ये पसंद नहीं आया मीटिंग में जो प्रपोजल रखा गया, हमारे अकॉर्डिंग इंडिविजुअली हर इंसान का वोटिंग होना चाहिए। उनकी ये शर्त थी। अब आगे देखिए क्या होता है, यही लिखा है। However, member of the third state demanded voting to be conducted by the assembly as a whole. हर इंसान की वोटिंग होनी चाहिए and each member having 1 vote, और हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए जो आपके इंडिया में होता है। हर इंसान जो 18 से बड़ा है, 18 साल की उम्र से बड़ा है, उसे वोट देने का अधिकार है आपके देश में। The king rejected the proposal. लुई 16 ने मना कर दिया इस प्रपोजल से, मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली, और वो अपने चुपचाप बिना बोले वो उस असेंबली से चले गए और उन्होंने बाद में प्रोटेस्ट किया। अब देखिए आगे क्या हुआ। द टेनिस कोर्ट ओथ, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, ये एक टेनिस कोर्ट की जगह है। यहाँ पर ये सारे थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठे हो गए और ये आप देख रहे हैं बेंच पे एक आदमी खड़ा है। दिस इज नॉट अ थर्ड स्टेट मेंबर, दिस इज अ नोबल एंड क्लर्जी।
उनमें से ये एक मेंबर है जिन्हें लगा कि थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ गलत हुआ है, तो उन लोगों ने अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली बनाने की बात कही। उन्होंने कहा हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस में, जहां पर हर इंसान के लिए लिबर्टी होगी, हर इंसान के लिए इक्वालिटी होगी और असली गॉड उनका भगवान ही होगा, कोई राजा उनका गॉड नहीं होगा। भगवान ने राजा को नहीं बनाया हमारा भगवान बेच के, हमारे असली भगवान तो गॉड है, किंग हमारा भगवान नहीं है। जहां हमें बोलने की फ्रीडम होगी, जहां इक्वालिटी होगी, जहां लिबर्टी होगी, हम ऐसा संविधान लाएंगे अपने फ्रांस में। इन लोगों ने यहाँ पर ये शपथ ली। तो क्या कहा गया? ऑन 20 जून 1789 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट असेंबल्ड इन एन इंडोर टेनिस कोर्ट। एक बंद कमरे में टेनिस कोर्ट में ये सारे थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए। दे डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। इन्होंने अपनी खुद की क्या बनाई? एक नेशनल असेंबली बनाई। एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड, जब तक हम ये नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि हम फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन ना ले आए, और जिसका क्या काम होगा कि मोनार्ची की पावर को कम करना पड़ेगा, राजा के शासन को, अपनी पावर को कम करना पड़ेगा। वो हमारे भगवान नहीं है, हमारे असली भगवान गॉड है। किंग इज नॉट आवर गॉड। आई बात समझ में? तो ये बात इन लोगों ने मिलकर शपथ ली थी। आगे देखिए, द हैवॉक इन फ्रांस मतलब युद्ध की लहर, मतलब एक गुस्सा, एक आक्रोश। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France turned in with turmoil. आपको पता है ये सारे थर्ड एस्टेट के लोग अपनी इस असेंबली में बिजी हो गए थे, जो कहाँ हो रही थी? वर्सलाई में हुई थी, टेनिस कोर्ट के अंदर। इनका एक मेन मोटिव बन गया था कि हमें अपने राजा की पावर में लिमिट करनी पड़ेगी, नहीं तो वो अपने आप को गॉड बना के हम लोगों को और नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ उस देश में क्या हो रहा था फ्रांस में? देखिए, सीवियर विंटर स्पॉइल्ड द हार्वेस्ट। इतनी ठंड से पूरी जो फसल थी वो खराब हो गई थी। दिस लेड टू अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ ब्रेड, जिससे ब्रेड के प्राइस बहुत महंगे पड़ गए थे। बेकर होर्डेड सप्लाईज। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्पोर्ड इनटू द शॉप्स। गुस्से में हो गई थी औरतें, गुस्सा आ गया था उन्हें। क्राउड्स, उन्होंने क्या कर दिया? तूफान की तरह शॉप्स को मारा, तोड़ा। उन पे इतना गुस्सा हो गए वो लोग, थर्ड एस्टेट के लोग, कि हमारी इतनी बुरी हालत हो गई यहाँ के राजा के कारण। द किंग लुइस 16 ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। जब ही लुइस 16 ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक पैराग्राफ पढ़ाया था, क्यों बेस्टिली को लोगों ने मारा। बेस्टिली एक बहुत बड़ा किला था पेरिस के पास, बहुत बड़ा किला था राजा का। क्यों वहां पर लोगों ने क्यों वहां के राजा ने लोगों को मारने के लिए ऑर्डर दे दिए थे आम पब्लिक को? क्यों वहां के राजा ने ऐसा किया? और वहां के लोगों ने क्या किया? बम और गोले बारूद से बेस्टिली किले को उड़ा दिया था। और ये कब हुआ था और किसने ये ऑर्डर दिया था? द किंग लुइस 16 ऑर्डर ट्रूप्स, सैनिक, ट्रूप्स माने सैनिक, टू मूव इनटू पेरिस, पेरिस चले जाओ। ऑन 14 जुलाई द बेस्टिली वॉज डिस्ट्रॉयड। पूरी तरह से उस किले को तबाह कर दिया था वहां की जनता ने। क्यों? क्योंकि उन्हें क्रूर बिहेवियर जो था वहां के राजा से, इतने गुस्सा थे वो लोग वहां के राजा से कि वो किसी भी हद तक उस राजा को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। Rumors spread in the countryside that nobles had hired men to destroy the crops. Peasants in several districts attacked the residents of the noble. किसान जो थे, छोटे छोटे पीजेंट्स जो थे, वो नोबल्स, क्लर्जी को अब नुकसान पहुंचा रहे थे। क्यों? क्योंकि तुमने हमें बहुत लूटा, हम पे इतने टैक्स लगाए, टिथ लगाया, टिल लगाया, हम पे इतने टैक्स लगाए, हमारे को भिखारी से भी तुम लोगों ने हमारी बुरी हालत कर दी। उनके घरों को लूट लिया, उनके घर पे अटैक किया, उनके घर के दीवारों को जला दिया, उनके घरों को जला दिया। ये क्या था? लोगों के अंदर आक्रोश था अपने राजा के प्रति। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लूड फ्रॉम देयर होम्स।
इसके कारण बहुत सारे नोबल्स जो थे फर्स्ट एस्टेट के वो अपने घर छोड़कर चले गए। एंड मैनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज, और बहुत सारे लोग आसपास के देशों में चले गए माइग्रेट करके, मतलब एक देश को छोड़कर आसपास के जो उनके नेबरिंग कंट्रीज थे वो वहाँ चले गए। तो आपने देखा कि एक राजा कितना मैटर करता है जनता के लिए। अगर राजा की पॉलिसीज अच्छी हो, अगर वो अपनी जनता की भलाई के बारे में सोचे, तो वहाँ की जनता ऐसा क्यों करेगी। लेकिन लुईस 16 ने क्या किया, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट पे कोई टैक्स नहीं, जो भी टैक्स या कोई भी नया टैक्स जो लगेगा वो थर्ड स्टेट के लोगों पर लगेगा। और उन्होंने अगर स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई भी, अगर तुमने स्टेट जनरल की मीटिंग करी भी, तो वहां पर भी उन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया। वो खुद तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के साथ गद्दियों पर बैठते थे, और थर्ड स्टेट के लोगों को आपने देखा कैसे वो बैक में खड़े होते थे। दैट शोज द सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फ्रांस। आई बात समझ में। ऐसे ही नहीं वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ स्टोरी में। Louis XVI gave recognition to the National Assembly and accepted that his power will be checked by a constitution. अब इससे लुईस 16 डर गए ना। उन्होंने सारी शर्तें मान ली नेशनल असेंबली की, और उन्होंने कहा ठीक है, स्टेट जनरल वाले लोग मेरी पावर्स को चेक करेंगे कि मैं सही से काम कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और उस मीटिंग में क्या कहा गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, The Assembly passed a decree abolishing the feudal system of abolition and taxes. सबसे पहली शर्त, आपके लोगों के ऊपर से फ्यूडल सिस्टम हटाना पड़ेगा, और जितने भी आपने टैक्स लगाए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों टैक्स आपको वापस लेने पड़ेंगे। ये उन्होंने पहली शर्त रखी। As a result, the government acquired asset worth at least 2 billion livres. Livres is the मनी करेंसी। जैसे हमारी करेंसीज को हम रुपीज में लिखते हैं ना, तो फ्रांस की करेंसी किस में लिखी जाती थी, लिवर्स में। तो इससे गवर्नमेंट ने कितना पैसा कमाया, 2 बिलियन के अराउंड पैसा कमाया। क्यों? क्योंकि जितना भी टैक्स वो थर्ड स्टेट के लोगों से लेते थे, उन्होंने उसे अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। तुम कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं करोगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा किसी पे। मेंबर ऑफ द क्लर्जी वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज टिथल्स वर अबॉलिश। मैंने तुम्हें बताया ना, नॉबल्स और क्लर्जीज जो भी टैक्स उन पे लगाते थे, डायरेक्ट तिथीज, टिटल एंड लैंड्स ऑन बाय द चर्च वाज कन्फिस्केटेड, उनसे ले ली गई। अब तुम किसी जनता को परेशान नहीं करोगे, किसी आम नागरिक को परेशान नहीं करोगे, उन्हें फोर्स नहीं करोगे कि वो तुम्हें तिथि दे या टैक्स वो तुम्हें दे। अब वो सब खत्म कर दिए गए थे। आई बात समझ में। नेक्स्ट, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब वहां पर मोनार्ची तो था, राजा तो था, लेकिन राजा के हाथ में अब राजा की पावर्स नहीं थी, उस पे देखने वाला कोई बैठा था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन, वहां का संविधान, कि राजा क्या काम कर रहा है, किस पे टैक्स लगा रहा है, बराबरी का टैक्स लगा भी रहा है या नहीं लगा रहा, ये सब अब उस पे देखा जाता था, उसे वॉच करता था वहां का संविधान। द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो अब वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब बना, 1791 में। The main objective of the constitution was to limit the power of the monarch. Limit मतलब कम करना, राजा के शासन की पावर को कम करना। मतलब वो सिर्फ राजा नहीं है, उसे प्रजा के बारे में भी सोच के चलना पड़ेगा। The power was separated and assigned to different institution. पावर्स को सेपरेट कर दिया गया, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। आपके इंडिया में भी है ना, पावर सेपरेटेड है, और आपके में लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूट करने वाले भी हैं और जुडिशरी भी है।
आई बात समझ में? जुडिशरी मतलब जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एग्जीक्यूटिव में आईएएस ऑफिसर वगैरह आते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं कैसे काम हो रहा है। तो 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। और सबसे पहले ये कब हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरे वर्ल्ड का ऐसी पहली कंट्री है जहां पर पावर को सेपरेट किया गया और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और आपने देखा होगा ये तीनों रूल आज भी इंडिया में या वर्ल्ड की जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर ये 3 रूल फॉलो होते हैं। The Constitution of 1791 gave the National Assembly the power to make laws, but it was indirectly elected. मतलब जो 1791 का जो संविधान था उन्होंने नेशनल असेंबली को ये पावर दे दी थी कि अब आप लॉ बना सकते हो, आप भी अपना कोई लॉ बना सकते हो, लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है। इलेक्शन ऑफ द नेशनल असेंबली, बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए। 2 तरीके के सिटीजन थे नेशनल असेंबली में, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो होते हैं, वो आदमी, औरतें नहीं, ओनली आदमी, ओनली मैन, जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो और जो टैक्स पे करते हो इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर वेज। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार था। तो एक्टिव सिटीजन्स कौन है? वो आदमी, औरतें नहीं आती, इसका मतलब औरतों को वोट नहीं देना है, वो पैसिव सिटीजन में आते हैं। और कौन से लोग? जो टैक्स नहीं भरते। आई बात समझ में? तो एक्टिव लोगों में कौन आते हैं? हर वो इंसान, चाहे वो क्लर्जी है, चाहे वो नोबल है, चाहे वो 3rd एस्टेट है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। बस वो आदमी जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो और एटलीस्ट 3 लेबर डेज का वो टैक्स पे करता हो, वो आपके इस इलेक्शन में एज अ इलेक्टर्स काम करने के लिए उसको पद पे बिठाया जाएगा। अब वो जब इलेक्टर्स बन जाएगा ना, इलेक्टर्स, तो दोबारा वहां पर उसमें से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली चुना जाता है। पैसिव सिटीजन समझ में आ गए? देखिए, द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज कंसिडर्ड एज पैसिव एंड वर नॉट अलाउड टू वोट। एक्टिव सिटीजन कौन थे? वो आदमी जिनकी उम्र 25 साल थी और जो टैक्स पे करते थे 3 डेज ऑफ लेबर वेज। इसका मतलब इसमें विमेन नहीं आती और वो लोग नहीं आते जो टैक्स नहीं भरते, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। और जो ये चीज़ों को फुलफिल करते हैं उन्हें इलेक्टर्स, सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए चुना जाता था। अब इन्हीं इलेक्टर्स में से नेशनल असेंबली का मेंबर चुना जाता था। और वो इलेक्टर्स कौन से इलेक्टर्स होते थे? जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, उन्हें नेशनल असेंबली का मेंबर बनाया जाता था। आई बात समझ में? 2 सिटीजन थे, एक्टिव और पैसिव। पैसिव को तो आप अलग ही रख दीजिए, विमेन और जो लोग टैक्स नहीं भरते उन्हें इसमें मेंबर बनने की अनुमति नहीं थी। अब एक्टिव सिटीजन जो थे वो इलेक्टर्स बन सकते थे, लेकिन इलेक्टर्स बनने के बाद आपको मेंबर बनना पड़ता है नेशनल असेंबली का। उसके लिए अगर जो इंसान सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनता है। ये रूल था उस समय। The French citizens were divided into 2 groups, active vote और passive vote based on their eligibility to vote. I think आपको समझ में आया होगा। Declaration of the rights of man and citizen. The Constitution began with the declaration that the following rights belong to each human being by birth and could not be taken away. Constitution ने संविधान में ये लिख दिया नेशनल असेंबली के कि ये जो भी लॉज हम बनाएंगे ये जन्म सिद्ध अधिकार है हर इंसान का, उसे कोई राजा नहीं मिटा सकता और उनसे वो अधिकार वापस नहीं लिए जाएंगे। कौन कौन से अधिकार थे? जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार,
and equality. These rights were termed as natural right. ये हर नागरिक के नेचुरल राइट्स होते हैं। तो ये नेशनल असेंबली के संविधान में लिखा गया कि हर इंसान जन्म से एक इंसान है और उससे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो मोनार्च ही क्यों ना हो, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion and equality before law. It was also the duty of the state to protect each citizen natural right. ये हमारे देश के हर राज्य की ड्यूटी है कि हर मतलब हर गरीब अमीर हर नागरिक के ये 5 या 4 अधिकार पूरे होने चाहिए, चाहे वो नोबल हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो थर्ड एस्टेट का कोई भी एक आर्टिशियन हो, पीजेंट हो, फायर वर्कर हो, कोई भी हो। ये 4 अधिकार हर एस्टेट के लोगों को दिया जाएगा। आगे देखते हैं। फ्रांस अबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। Louis XVI signed the constitution but also entered into a secret negotiation with the king of Prussia. अब लुई 16 बहुत ज़्यादा गुस्से थे, गुस्सा तो होगा ही ना क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई, और उसने एक अलग से जाकर प्रशिया के राजा से नेगोशिएट कर लिया। क्या किया? मेरी तो अब अपने देश में चलती नहीं, अब मैं क्या करूं, आप मेरी मदद करिए। Rulers of neighboring countries were worried by the developments in France. जो आसपास की नेबरिंग कंट्री थी ना, प्रशिया वगैरह, उन्हें डर लगने लग गया। वो डरने लग गए कि फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, अब वहाँ पर मोनार्ची नहीं है, और एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप टू पुट डाउन द इवेंट्स। और वो अपने क्या करने लग गए, फ्रांस में अपने सैनिकों को भेजने लग गए कि तुम इन लोगों को बढ़ावा मत देने दो, नहीं तो ये पूरी तरह से फ्रांस को रिपब्लिक कर देंगे। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट। अगर इस नेशनल असेंबली को पहले ही भड़क पड़ गई, उन्हें लगा कि नहीं, राजा लुई 16 प्रशिया के राजा से मिल गया है, तो उन्होंने वॉर छेड़ दिया। और वॉर किस किस के अगेंस्ट छेड़ दिया? प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया इन 1792। फ्रांस के बहुत सारे thousands of volunteers joined the army as they saw this as a war against the autocratic rule of the monarch। और ये युद्ध किस लिए चल रहा क्या था कि मोनार्च नहीं होना चाहिए, मोनार्च की पावर में लिमिट होनी चाहिए। आई बात समझ में? ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द मोनार्च के लिए ये वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया, नेशनल असेंबली की मदद करी, और किन किन देशों के साथ वॉर किया? प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के साथ वॉर किया। और इनका साथ कौन दे रहा था? फ्रांस के राजा लुई 16, जो अपने फ्रांस के साथ नहीं थे, वो इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें डर नहीं पूरा विश्वास था कि अब उनकी पावर कोई नहीं मानेगा। अब फ्रांस में ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द मोनार्च खत्म होने की कगार पर है। दिस इज अ पोएट रॉगेट डी लिसल। ही कंपोज्ड वन ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग द मार्सलीसी। इन्होंने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग समझते हैं जैसे हमारे देश का है, जने गणे मन अधिनायक जय, तो ऐसे एक पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा द मार्सलीसी। इट वॉज फर्स्ट संग बाय द वॉलंटियर्स। जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो मतलब लोगों को मतलब अप्रोच करते हैं कि आप ये बात मानिए, ऐसा करिए, वॉलंटियर्स हेल्प करते हैं। व्हेन दे मार्च्ड इनटू पेरिस, जब वो पेरिस में मार्चिंग कर रहे थे वॉलंटियर्स। और अब आपको पता होगा दिस सॉन्ग इज द मार्सलीसी इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो इससे अब आप उस कंट्री का मतलब फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया गया है। जैसे हमारा नेशनल एंथम क्या है? जने गणे मन, ऐसे ही फ्रांस का नेशनल एंथम है मार्सलीसी।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।